अफीरा ने जानबूझकर ज़ियान की कॉल नहीं उठाई थी, इसकी भी बाकी पर भरोसा हुई थी। ऐसे रेस्टोरेंट में अक्सर वो बेशतर कैमरे लगे होते थे जो इस किस्म की वीडियोज़ को फ़ोकस कर लेते थे और बाद में ऐसी वीडियोज़ को फैलाने में वक़्त नहीं लगाते। कई ऐसे वाक़यात आम तौर पर हो चुके थे, अंदर से दिल भी डर रहा था। इसकी भी कोई ऐसी वीडियो मंज़र-ए-आम पर आ गई तो क्या होगा? किसी के साथ बैठकर खाना-पीना एक अलग बात है और बेहयाई का अर्शजाब दूसरी बात। फिर ये तो सोच रही थी कि ज़ियान ने जो किया गलत किया, लेकिन खुद जो कुछ कर गुज़रती थी वो गलत नहीं लग रहा था। अपिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बेचारा तड़प तड़प रहा होगा आपकी आवाज़ सुनने के लिए। अबीरन ने ज़ियान का नंबर और नाम मोबाइल पर जब गँवाता हुआ देखकर मुस्कुरा कर कहा, "तड़पने दो, तड़पेगा तो मुझे बड़ी सुकून की नींद आएगी।" चेन तो बड़ी प्यारी दी है इसने, हाय अपिया कितनी लकी हो तुम। अफीरा ने हसरत सी इसकी चेन देखी थी। अफीरा ने उबरू चढ़ाकर इतरा कर अबीरा को देखा। लकी तो मैं बहुत हूँ, मेरी ज़िंदगी में बस ऐश ही ऐश है, देख लेना तुम। ये कहकर अपना फ़ोन ऑफ़ किया और करवट बदल कर सो गई। मगर मुझे वो लड़की ठीक नहीं लग रही, आफ़रीन फ़िक्रमंद थी। आफ़रीन इसके अलावा हल भी नहीं था, वो इसके अपने हैं। अगर हम तुम्हारी दोस्त ले भी आते तो लोग न जाने कैसी-कैसी बातें बनाते। तुम शायद सुन भी सकती है। देखो आफ़रीन, आइंदा मुझसे पूछे बिना सबके सामने ऐसी हामी मत भरना। मैं तुम्हारे दोस्त की माली इमदाद तो कर सकता हूँ, इसका दुःख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। मेरे दोस्त व अहबाब का बहुत बड़ा सर्कल है, जहाँ मेरा उठना-बैठना है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि एक बेवा को बिना किसी शरई रिश्ते के अपने घर रखना लोगों को शक व शुबे में डाल देता है। प्लीज़ मैं तुम्हारी दोस्त को घर पर नहीं रखूँगा। मज़हर के साफ जवाब पे आफ़रीन मुत्तहिर हुई थी। आफ़रीन के ज़हन में मनफ़ी सोचों की यलगार सी चलने लगी। मैंने एक औरत होकर 1 साल इनकी पहली बीवी के साथ कैसा अज़ियत भरा गुज़ारा था बिना उफ़ किए। एक सौतन का कौन-सा ज़ुल्म नहीं सहा जो नफ़सियाती और नीम पागल थी, और मज़हर कैसे साफ़ इनकार किया उन्होंने। मेरी मासूम सी दोस्त जिस पर क़यामत टूट गई, जिसे इस वक़्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इनके इतने महल जैसे घर में गुंजाइश नहीं है। आफ़रीन लब से तो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन दिल बदगुमान सा हो गया था। आफ़रीन, जो तुम सोच रही हो वैसा मेरे दिल में कुछ नहीं है। मदर की बात पर वो मुत्तज़िब सी हुई थी। मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा। वो सामने देखकर बात कर रहा था, जानता था कि वो ख़फ़ा है। मैं जानता हूँ तुम्हें मायरा बहुत अज़ीज़ है, मेरे लिए भी बहनों जैसी है, लेकिन लोग ऐसे मुँह भोले रिश्तों को नहीं मानते, बस इल्ज़ामात की बौछार लगा देते हैं। इसलिए हमारे माशरे में कोई चाह कर भी किसी बेवा के साथ हमदर्दी नहीं कर सकता। वो बोल भाई समझकर भी बगल दो तो लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। गुत्थियाँ फ़िक्र खींचते हैं। बरसों में बनाई गई इज़्ज़त को रोंदने में 2 मिनट नहीं लगाते। तुम अगर जज़्बात के बजाय ठंडे दिमाग से सोचोगी तो मेरी बात समझ आएगी। मज़हर की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया। आफ़रीन को इस वक़्त मायरा की फ़िक्र ही सताई थी। पूरा घर खाली हो चुका था। एक शख्स के जाने से घर-घर से वीराना लगने लगा था। भाई तो था तो घर भी भरा-सा लगता था। नौफ़िल अकेला सोफ़े पे बैठा हुआ था। सामने अपने कमरे के खुले दरवाज़े के अंदर अपना कमरा बिखरा नज़र आया तो ज़रियाब की याद आने लगी। नौफ़िल, कितना तंग करते हो तुम मुझे। ये देखो कि गंदे मोज़े तुमने यूँ ही बेड पर फेंके हुए हैं। तुम्हारे कमरे में जाते चिड़ियाघर का मंज़र नज़र आता है। जूते कहीं, मोज़े कहीं, तुम्हारे कपड़े हमेशा ज़मीन पर ही मिलते हैं। अलमारी खोलो तो एक कपड़ों का ढेर ऊपर गिरता है। शादी से पहले नौफ़िल के कमरे की सफाई वही करता था, बस किचन नौफ़िल सँभालता था। हाँ, तो ये मेरा काम थोड़ी है ब्रो। किचन से मुँह निकाल कर इसने कहा, हाँ, ये मेरा काम है, तुम सुधर जाओ नौफ़िल। अपनी चीज़ें तरतीब से रखा करो, मैं कब तक तुम्हें सँभालूँगा, कहीं चला गया तब समझ आएगी तुम्हें। ज़रिया आपकी बात याद आती, जैसे एक झटका सा लगा था नौफ़िल को, दिल पर जैसे घूंसा लगा था, हिलकर रह गया था वो। इस वक़्त तो भाई की बात इसने हवा में उड़ाई थी, लेकिन अब ज़रा-ज़रा सी वो बात जो आम तौर पे इंसान बस यूँ ही बोल जाता है, बहुत बड़ी लग रही थी। जी चाह के वक़्त पीछे को चले जाए, ज़रिया आपकी सारी बातें वो मान ले जो पहले कभी नहीं मानी थी। बच्चों की तरह सोते हो तुम नौफ़िल, मेरे हाथ पर सर रख के, मेरे ऊपर टाँग रख के। अब बड़े हो गए, कुछ तो तमीज़ सीखो। दरियाब जब भी सोने के लिए लेटता, नौफ़िल उछलकर बेड पर बैठता, तब फिर बड़े लाड से दरियाब का हाथ सीधा करता और सर रखकर अपनी टाँग भी इस पर रख लेता। वो झटके से इसकी टाँग पीछे करता था। बदले में नौफ़िल मुस्कुराकर एक आँख खोले शरारत से इसके गुस्से भरे अंदाज़ को देखता। आपको क्या पता भाई, आपके साथ यूँ लेटकर सोता हूँ तो सुकून सा सोता हूँ, होश नहीं रहती, बड़े मज़े की नींद आती है। हाँ, इस चक्कर में चाहे मेरा बाजू दुखने लगे, सर देखो अपना कितना भारी है। ज़रिया आपकी डाँट इसे कभी बुरी लगी नहीं थी। वो बस हँसता रहता था, इस बात पर भी इसका हाथ चूमने लगा। मैं भी क्या करूँ भाई, मुझे अम्मी की महक भी आपसे आती है और अब्बू की शफ़क़त भी आपके चेहरे पर दिखती है। बहन जैसा ख़्याल भी आप ही रखते हैं। मुझे हर रिश्ता आप में नज़र आता है, इसलिए मैं हर रिश्ते की कमी आप में पूरी करता हूँ।
इसके सीने पर हाथ रखे हुए बड़े हक जमाने वाले अंदाज से ज़रियाब के और भी करीब होकर बिल्कुल चिपक कर आँखें बंद कर लेता था। और वो दूसरे हाथ से ज़रियाब किसी माँ की तरह इसका सर सहलाने लगता, इसका माथा चूमता। तुम मेरे भाई नहीं हो नौफ़िल। ज़रियाब ने किसी ख़्याल के ज़ेरे असद कहा। नौफ़िल ने अपनी आँखें खोलकर इसे हैरत से देखा। फिर क्या हूँ? नौफ़िल के सवाल पर बड़े प्यार से इसे देखकर बोला। पता नहीं क्या हो, जान हो मेरी। बड़ा टूट का प्यार आता है तुम पर। जब तुम माँ समझ कर मेरी गोद में सर रखते हो तो मेरा दिल तुम्हारे लिए बेअख्तियार हो जाता है। जब मुझे बाप जैसा मान देते हो तो मेरी मोहब्बत का भी अंदाज़ बदल जाता है। जब किसी दोस्त की तरह ये कहते हो कि भाई बताओ क्या करूँ, कैसे करूँ? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो तो लगता है मैं वाक़ई तुम्हारा दोस्त हूँ। हम दोनों शायद एक-दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम की हैसियत रखने लगे हैं। सोचता हूँ हम में इतनी मोहब्बत है कि एक-दूसरे के बगैर रहना मुश्किल है। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में आने वालियाँ कैसी होंगी, मिलकर रहेंगी भी या हमें जुदा कर देंगी। चेहरे पे गहरी संजीदगी लिए ज़रिए आपने कहा था, मैं तो अपनी बीवी को तीर की तरह सीधा रखूँगा। मजाल है कि सोच भी ले अलग होने का। हाँ, आपका पता नहीं। आँखों में शरारत लिए नौफ़िल ने बड़े मान से कहा। ज़रियाब ने इसे घूरते हुए दरियाफ़्त किया, क्या मतलब मेरा पता नहीं? इसलिए कि आप बहुत शरीफ किस्म के इंसान हैं, कोई ऐसी-वैसी मिल गई तो ले जाएगी आपको। जी नहीं, मेरी बीवी मेरी तरह होगी, शरीफ से निभाने वाली। हाँ, तुम्हारी अगर तुम्हारी तरह हुई तो कुछ कह नहीं सकते। दरियाब ने भी यकीन दहानी करवाई थी। मैं आपको ऐसा लगता हूँ कि छोड़ दूँगा आपको? हाँ, बीवी के गुलाम हो जाओगे, देख लेना। ज़रियाब इसे छेड़ते हुए बोला, जी नहीं भाई, मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। पता है भाई मैं क्या सोचता हूँ, अभी कितनी खामोशी सी है हमारे घर में, लेकिन चंद साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर इसके बाद मेरी भी हो जाएगी, हमारे बच्चे होंगे, कितना हल्ला-गुल्ला होगा ना हमारे घर में, हर वक़्त शोर मचा रहेगा, बच्चे मिलकर खेला करेंगे, बीवियाँ किचन में मज़े के खाने पकाया करेंगे और हम मज़े से दोनों बैठकर टीवी देखा करेंगे। और हाँ, हम बच्चों में बिल्कुल फ़र्क नहीं रखेंगे भाई, मेरे बच्चे आप पालेंगे और आपके बच्चे मैं पालूँगा, ताकि जब वो बड़े हों तो इन्हें ये तक फ़र्क महसूस ना हो कि चच्चा ज़्यादा प्यार करता है कि या बाप। मैं तो अपने बच्चे से कहूँगा कि आपको ताया के बजाय बाबा कहा करें और मेरे भतीजे-भतीजियाँ मुझे चच्चा के बजाय पापा और हम बच्चों के साथ के रिश्ते भी आपस में करेंगे भाई। इसके बाद हम दादा-नाना बन जाएँगे तो मिलकर अपने पोता-पोतियों को अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाया करेंगे। टप-टप आँसू तो नोबिल की आँखों से गिरने लगे थे। कितनी लंबी उम्र के ख्वाब देखे थे, कितनी मुख्तसर सी उम्र पाई थी। पूरा घर खाली था, ना भाई था, ना इसकी गृहस्थी एक वीराना था, दिल दहलाने वाली खामोशी थी, ज़रा-सी आहट पर। पल भर के लिए तो खौफ के मारे वो पूरी तरह से डर गया था, चेहरे पर खौफ से पसीने आने लगे। अपनी साँस की आमद-ओ-रफ्त भी सुनाई नहीं दे रही थी, आँसू के साथ चेहरे से पसीने से बहने लगे। इस वक़्त पूरे घर में वो तन्हा था, पहली बार बुरी तरह खौफ महसूस हो रहा था। रात का 1 बज रहा था, इसने पहले रमशा को कॉल की ताकि अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन वो शायद सो चुकी थी। फिर वसी को कॉल की, इसने फ़ोन उठा लिया था। वो है हेलो वसी, वो खौफ़ज़दा सा हो रहा था। नौफ़िल इस वक़्त ख़ैर तो है, तुम ठीक तो हो? तुम आ सकते हो? बेबसी से नौफ़िल ने इसकी मिन्नत की थी। इस वक़्त हुआ क्या है? वसी उठकर बैठ गया। मुझे डर लग रहा है। टप-टप आँसू बह रहे थे। डिप्रेशन और खौफ़ के मारे साँस लेने में दुश्वारी सी महसूस हो रही थी। नफिल हो क्या गया है तुम्हें? बहादुर बनो यार, ज़ुनैरा अकेली है और रात का भी 1 बज रहा है। ऐसा करो रिलैक्स हो जाओ, कल कॉल पर मुझसे बात करते रहो, तुम्हारा खौफ दूर हो जाएगा। वसी लिहाफ उतार कर कमरे से बाहर आ गया ताकि बीवी डिस्टर्ब ना हो। काफ़ी देर बाद वो नौफिल से इधर-उधर की बातें करता रहा। नौफिल मेरी बात मानो तो रमशा से जल्द सादगी से निकाह कर लो, क्योंकि तुम्हें भी एक सहारे की अशद ज़रूरत है। एक ऐसा साथी जो इस सदमे और गम में तुम्हारे पास हो, तुम्हें तसल्ली दे सके। ज़रिया भाई तुम्हारे लिए क्या थे ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नामुमकिन सी बात है तुम इस सदमे को अकेले सह सको। कोई तो कंधा तुम्हें चाहिए जिस पर सर रख कर रो सको। कोई ऐसा हो जिससे जी भर के बातें करके अपना गम हल्का कर सको। वसी की बातें 100% दुरुस्त थीं। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा निकाह ही इस मसले का हल है। मुझे यकीन है रमशा भाभी के साथ-साथ मुझे भी सँभाल लेगी। फिर खाली घर काट खाने को दौड़ रहा है। बात करते हुए भी बार-बार अपने आँसू पोंछ रहा था। कल ही इसके घर जाऊँगा, इसकी फैमिली से बात करूँ। हाँ, करता हूँ बात। प्लीज़ सोने की कोशिश करो, वसी ने अपनाइयत से कहा। फिर फ़ोन बंद करता मुअज़्ज़म इरादा कर चुका था कि रमशा की फैमिली से सीधा सादगी से निकाह का कहेगा। वो भी जानते थे कि वो किस तकलीफ़ से दो-चार है, इसलिए एतराज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। नौफ़िल को पुख्ता यकीन था कि वो लोग इसकी मजबूरी को समझेंगे। अगले रोज़ ही सब बड़े सहन में चाय पी रहे थे। फिर तय है कि अहमद के वलीमे पर ही हम ज़यान की बारात भी रख लेंगे। गफ़्फ़ार ज़यान के वालिद ने बात पक्की की थी। ज़यान भी वहीं मौजूद था। ठीक है, बस अल्लाह मुबारक घड़ी लाए। एजाज़ साहब ने भी कह दिया। सभी खुश थे। ज़यान खड़ा हो गया। बात तो इसे करनी थी, लेकिन दिल बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था। अब्बू ताया, मुझे आपसे लोगों से बात करनी है। ज़यान की बात पर दोनों मुतवज्जा हुए थे, लेकिन मुस्कुराते हुए। हाँ, हाँ दूल्हे मियाँ बोलो। गफ़्फ़ार बड़े अच्छे मूड में थे। मैं शीज़ा
से शादी नहीं कर सकता। बिना तमीज़ बाँधे इसने नज़रें चुराते हुए कहा था। गफ़ार के साथ सभी को चुप लग गई थी। सब हैरान और परेशान थे। कमरे की खिड़की के पास खड़ी शीज़ा दबी सिसकियों से सब कुछ सुन रही थी। आँखों ने बचपन से सिर्फ़ इसी के ख्वाब सजाए थे। होश में तो हो तुम। गफ़ार गुस्से से खड़े हो गए। मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। ये कहने की देर थी कि गफ़ार तेज़ी से ज़ियान के पास आए और ज़ोर से थप्पड़ इसके मुँह पे मारा। वो गिरते हुए बचा था। माँ के दिल पर हाथ पड़ा था, लेकिन बेटा इस कदर सरकशी पर आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। इजाज़ ने आगे बढ़कर गफ़्फ़ार साहब को पीछे किया। गफ़्फ़ार पीछे हटो, जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हो। छोड़ दें मुझे भाई साहब, इस लड़के ने समझ क्या रखा है हमें। ये वक़्त है इस बकवास का। बचपन से ये बात तय थी। जब मंगनी की रस्म की गई थी, मैंने इससे खुद पूछा था कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तब तो फ़र्माबरदारी में सर झुकाकर इकरार किया था और अब गफ़्फ़ार साहब का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। शोर की आवाज़ से फ़ारूक और उसकी बीवी भी बाहर आ गए। अहमद पहले से बाहर मौजूद था, बड़े इश्तियाल से ज़ियान को देख रहा था। अब्बू मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। बकवास कर रहा है मेरे सामने, जान ले लूँगा इसका। मेरी बच्ची को मज़ाक समझा इस कमीने ने। देखता हूँ कैसे शादी नहीं करता। गफ़्फ़ार साहब का गुस्सा उरूज पर था। अभी तो अपना बीपी हाई मत करो, बैठो इधर-उधर। इधर अहमद तुम चचा के लिए पानी लेकर आओ। गुस्से से गफ़्फ़ार साहब का साँस फूल गया था। गुस्सा तो अहमद को भी बहुत आ रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बड़ों के सामने किसी भी बच्चे की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बड़ी अच्छी तरबियत की गई थी बच्चों की। माँ-बाप की बात को हमेशा अहमियत देते थे। फ़ारूक भी कुछ-कुछ बात समझ गया था। माथे पर बल डाले नज़रें झुकाए खड़ा था। बीवी भी इसकी परेशान सी हो गई थी। दोनों देवरानी-जेठानी अलग दंग सी रह गई थी। ऐसा तो ज़ियान कभी नहीं था। अरीशा नज़रें झुकाए बड़ों की बात पर सर झुकाया था। फिर शेज़ा से रज़ामंदी भी खुद ज़ाहिर की थी। बस अफ़ीरा की चालबाज़ी में फँस गया था। कुछ इसकी गुर्बत के अनछुए से अंदाज ने दिल को बेईमान सा कर दिया था। अफ़ीरा का हाथ पकड़ना, करीब बैठना, बेतकल्लुफ़ होना, करीब होते-होते दूर हट जाना, इस जज़्बात को अलग सा रंग देने लगे थे। बस इसलिए इसकी चाह से बढ़ने लगी थी। फिर जज़्बात में जो कुछ अफ़ीरा से रेस्टोरेंट में कर चुका था, यही समझ रहा था इसे अपने हक़ में कर चुका है। इसलिए दूसरी लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मायरा को घर ले जाते ही ज़ुलेखा सहन में बने अलग-थलग से कमरे के पास ले गई। वो कमरा पूरे घर से हटकर बना हुआ था। सहन के कोने में इसकी छत भी पक्की नहीं थी, स्टील की शीट शीट से डली हुई थी। वो खासी पुरानी सी, जिन्हें ऊपर सीमेंट के ब्लॉक से टिकाया गया था। कमरे का ताला ज़ुलेखा ने खोला। फ़र्श भी सीमेंट का था, दीवारें भी सीम-ज़दा सी थीं। हर दीवार पे कई जगह दरारें सी पड़ चुकी थी। एक अजीब मिट्टी जैसी बास थी जो कमरे से आ रही थी, जैसे कमरा काफ़ी महीनों से खुला ना हो। ऊपर बस छत पर पंखा तक नहीं लगा हुआ था। जगह-जगह से वो स्टील की बिछी चादरों में से सुराख से थे। रंग आलू सी छत थी। कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। इन पर सफ़ेद चादरें। कमरे में एक कोने में कुछ काठ-कबाड़ रखा हुआ था। एक स्टैंड फ़ैन था। लोहे की 2 संदूक एक तरफ रखे हुए थे। एक संदूक के ऊपर जायनमाज़ और तस्बीह रखी थी। कोने के एक छोटा-सा गुसल खाना था। दोनों बच्चियाँ थक चुकी थीं। नींद से बोझल आँखों से कभी इस अजीब स्टोर-नुमा कमरे को देख रही थी, कभी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर इतनी सादगी और बेरौनकी पहले कभी नहीं देखी थी। मम्मा नींद आ रही है। मुनज़्ज़र ने माँ की चादर खींचकर मुतवज्जह किया था। हाँ, हाँ, सो जाओ, मैंने सुबह खुद कमरा सुथरा करवा दिया था। ज़ुलेखा ने मुनज़्ज़र से कहा और पंखे का स्विच लगाने लगी और दीवार पे लगे बटन भी पुराने ज़माने के थे। लकड़ी का बोर्ड और उसपे काले रंग मोटे से प्लास्टिक के बटन। मायरा को तो कमरा देखकर घबराई थी। ना माँ के घर ऐसा कोई कमरा था, ना ससुराल में। अपने कमरे की हर चीज़ याद आई थी। अपने कमरे में तो एयर कंडीशनर तक लगा हुआ था। दरिया अपने आयज़ा की पैदाइश के बाद लगवा लिया था, ताकि इसकी नन्ही शहज़ादी को गर्मी ना लगे। दिल में एक ठेस सी उठी थी। कमरे में घुटन भी बहुत ज़्यादा थी। मायरा मोटी सफ़ेद चादर उतार कर एक तरफ रख दी। इस वक़्त कमरे में मायरा और बच्चियों के अलावा सिर्फ़ ज़ुलेखा ही तो थी। हाय हमारा क्या गज़ब कर रही हो फ़रिश्ता, लानत मलामत कर रहे होंगे तुम पर। चादर उड़ा सर पर। सर को एक लम्हे के लिए भी बिना चादर के मत रखना, वरना गुनाह तो तुम्हारे ज़रिए आपको मिलेगा। मायरा घबरा सी गई थी कि न जाने कौन सी कबीरा गुनाह कर बैठी है। फ़ौरन से चादर सर पे लपेट ली। ज़रिए आपको तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर दीन के इस किस्म के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ़ थी, इसलिए जैसे ज़ुलेखा कह रही थी वो बिना चूँ चरा मान रही थी। हाँ, ऐसे ही रहना हमेशा, समझो इस सफ़ेद चादर से तुम्हें अब तक कब्र तक यूँ ही लेनी है। हारी किस्मत में लिखी जा चुकी है। ज़ुलेखा बड़ी तल्ख़ सी, दिल दुखा देने वाली बातें न जाने कैसे बड़े आराम से कह जाती थी। कुछ खाओगी तो बता दो, अम्मार से कह दूँगी बाज़ार से खाना ले आएँ, मैंने तो आज कुछ पकाया ही नहीं। नहीं भाभी, भूख नहीं लगी, मायरा ने जवाब दिया और मुनज़्ज़ा को बिस्तर पर लेटाने लगी। चारपाई कुछ ढीली सी थी, शायद मुनज़्ज़ा के लेटते कुछ नीचे को झुक गई। चारपाई की चूँ-चरा की आवाज़ें बताती थी कि चारपाइयों की भी हालत अबतर सी है।
अच्छा मैं पानी का जग यहाँ रख देती हूँ, तुम बस कमरे से बाहर मत निकलना। ये कहकर ज़ुलेखा कमरे से बाहर निकल गई। गर्मियों के दिन थे, पंखे का रुख मायरा ने मुनज़्ज़ा की जानिब कर दिया। मिट्टी से हटा वो पंखा पूरा हाथ मायरा का मिट्टी से भर गया था। शुरू से ही वो नफ़ासत पसंद थी और ज़रिया भी इसी मिजाज का था, इसलिए घर की सफाई वो यूँ करवाती थी, हर चीज़ आईने की तरह साफ़ होती थी। बस एक नौफिल का कमरा बेतरतीब सा रहता था, लेकिन गंदगी वो भी पसंद नहीं करता था। मुनज़्ज़ा तो लेटते ही सो गए थे, लेकिन आयज़ा कमरा देखकर नाक चढ़ा रही थी। मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, पापा को बोलो हमें यहाँ से घर ले जाएँ। आयज़ा को घर और बाप की याद सताई थी। मुझे तंग मत करो आयज़ा, लेट जाओ आराम से। नहीं मम्मा मुझे नहीं सोना, कितनी मिट्टी है, यहाँ बदबू आ रही है, गर्मी भी लग रही है। आयज़ा क्या है ना, मैंने चुपचाप लेट जाओ। मैं आयज़ा मैंने कहा है ना, मैंने चुपचाप लेट जाओ। इस बात वो सख्ती से बोली थी। आयज़ा खामोशी से मुनज़्ज़ा के साथ लेट गई। ज़ुलेखा पानी रखकर चली गई। मायरा भी लेट गई, वैसे ही दुपट्टा लपेटे। पापा को आने दें, कल मैं आपकी शिकायत लगाऊँगी। इनसे कहूँगी कि अम्मी ने पापा की शहज़ादी को डाँटा है, चाचू से कहूँगी मम्मा ने डाँटा है। दरियाब हमेशा आयज़ा को पापा की शहज़ादी कहता था, इसलिए आयज़ा भी खुद को यही कहकर मुखातिब करती थी। क्या बताती इसको कि बेटियाँ सिर्फ़ बाप के होते ही हुए ही शहज़ादियाँ होती हैं। इसे साथ लगाए रोने लगी। बाहर की डोरबेल पर मुलाज़िमा ने दरवाज़ा खोला था। नौफ़िल को देखकर वो पहचान गई थी, रमशा का मैनेजर है। साहब आप अंदर आइए। वो मुलाज़िमा पीछे हट गई। तौक़ीर साहब घर पर हैं? अंदर जाने से पहले नौफ़िल ने पूछा था। जी साहब भी घर पर और बेगम साहिबा भी और रमशा बीबी भी। मुलाज़िमा ने जवाब दिया। नौफ़िल सर नज़र झुकाए दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में वो बैठ चुका था। कुछ ही देर में अपने वालिदैन के साथ रमशा भी अंदर आई थी। ख़ासी बेतकल्लुफ़ सी फ़ैमिली थी। बाप के सामने बेटी मंगेतर के साथ बैठकर बातचीत कर लेती थी। वालिदैन भी पता नहीं मानते थे, यही वजह थी कि बुरा नहीं मानते थे, यही वजह थी कि रमशा में भी ऐसा कोई लिहाज़ नहीं था। इसने हाय कहते हुए नौफ़िल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अक्सर वो दोनों जब भी मिलते हाथ मिलाकर ही मिलते थे, लेकिन इस बार नौफ़िल इसने हाथ नहीं मिला पाया था। वसी की बताई बातों से इसे याद आने लगी थी। औरत से फ़ासला रखना वाक़ई ज़रूरी है। नौफ़िल ने धूर से सलाम किया और वापस सोफ़े पे बैठ गया। वो बेटा वो मैं कल आ नहीं सकी, बस सर में दर्द था, रमशा को फ़ीवर था, लेकिन फिर यही कहती रही कि अम्मी हमें जाना चाहिए, इस वक्त तो नौफिल को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ ने बेटी की पर्दापोशी की थी, हालांकि इसकी वालदा ने इसे कहा भी कि आज से नहीं जाना चाहिए, लेकिन रमशा ने साफ इनकार कर दिया था कि इसे ये सब पसंद नहीं है। जी हाँ, मेरा ख्याल तो रमशा को वाकई बहुत है। एक नज़र रमशा के मुस्तज़िब चेहरे पर डालकर वो तौकीर साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। अंकल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नौफिल असम मौजू की तरफ इनकी तवज्जो दिलाना चाही। हाँ हाँ कहो क्या कहना है। इसी असना पे वही मुलाजमा ने इसके सामने जूस रख दिया और ख़ुद वहाँ से चली गई। जो हादसा मेरे साथ आज पेश आया इसने मुझे तोड़ सा दिया है। नौफिल की रंजीदगी से बात की इब्तिदा की गई। हाँ बेटा ये तो है बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन अल्लाह का हुक्म। रमशा ने वालिद ने ठंडी आह भरते हुए कहा। मेरी भाभी अब इद्दत में है, वो भी अपने कज़न के घर। हालांकि इद्दत इन्हें अपने घर ही गुजारनी थी, लेकिन मसला ये था कि मैं और भाभी अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते थे। हाँ, ये तो है, अच्छा हुआ कि मैके चली गई। रमशा की वालदा के चेहरे पे इत्मीनान छाया था। अंदर शुक्र किया था कि तो हर रुकावट खुद ही हट चुकी थी। बेटी अकेली ऐश करेगी। रमशा ने तो बाकायदा पुरसुकून साँस खारिज की थी कि भला खुद टल गई। नहीं, मुझे इन्हें वापस लाना है, इसलिए एक औरत घर में होना अशद ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग चंद दिन में सादगी से मेरा निकाह रमशा से करवा दें, ताकि मैं भाभी और बच्चों को वापस ला सकूँ। रमशा के साथ-साथ इसके वालिदैन के चेहरे पे भी तेवरी चढ़े थे। अब भी बस भाभी का ख़्याल है, शख़्स को मेरी ज़रा परवाह नहीं है। रमशा की मनफ़ी सोचें शुरू हुई थीं। देखो बेटा यूँ तो शादियाँ नहीं होती, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो हम अपने ख़ानदान को क्या जवाब देंगे। फिर तुम्हारी भाभी अपने मायके में इद्दत पर बैठ चुकी है, इस तरह से बार-बार जगहें नहीं बदली जाती। 4 माह गुज़रने दो, फिर हम बैठ कर बात कर लेंगे। रमशा हमारी इकलौती औलाद है, बहुत से अरमान हैं हमारे। तुम दोनों की मंगनी को लोग अब भी याद करते हैं, कैसे धूमधाम से की गई थी। शादी तो इससे भी बढ़कर की जाएगी। रमशा की वालदा की बात पर बरजस्ता बोला। तब मेरे भाई हयात थे, मैं अब अपनी शादी यूँ कभी नहीं कर सकता जैसे मंगनी हुई थी। जब भी करूँगा सादगी से करूँगा। ठीक है भाभी की इद्दत का अर्सा मैं गुज़ार लेता हूँ। इसके बाद चंद लोगों की मौजूदगी में रमशा से निकाह पढ़वा कर ले जाऊँगा। लेकिन फिर रमशा ने बीच में मुदाखलत करना चाहिए। रमशा तुम चुप रहो। रमशा के वालिद ने इसे चुप करवा दिया। ठीक है इद्दत पूरी हो जाए तो शादी के बाद हम तुम्हारी भाभी से वो करेंगे। अब वही बड़ी है तो बाकी के मामलात वही तय करेंगी। रमशा के वालिद का लहज़ा ज़रा सा सख्त था। ये भी बेहतर है, ठीक है मुझे इजाज़त दें। नौफिल फ़ौरन से खड़ा हो गया था। नौफिल कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। रमशा फ़ौरन से खड़ी हो गई। हाँ, हाँ चले जाएँ।
चले जाएँ तुम दोनों, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। रमशा की वालदा ने भी तायद की। नहीं, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, रमशा को फ़ीवर है, जब मेरे भाई की तस्लीम पर नहीं आ सकी, तो वाक़ई बीमार है तो बहुत ज़्यादा होगी, बेहतर अब भी रेस्ट करे। सख्त लहजे से कहते हुए वो बाहर निकल गया। जो बात वो रमशा और फैमिली को जता कर गया था, तीनों नफीस ही अपनी जगह चुप थे। ज़ियान की वालदा इसके कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल होती। ज़ियान की भी आंखें नम थी, अकलौती औलाद था, बाप के साथ ताया ने भी बचपन से खूब लाड और नखरे उठाए थे। सबकी तो इससे महसूस हो रही थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। ये क्या था ज़ैन जो तुमने बाहर तमाशा लगाया है? बड़ों का लिहाज नहीं रहा तुम्हें, मैं तो ज़रा सिर्फ नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। चलो उठकर माफ़ी मांगो सबसे। वो इसके पास बैठ गई। अम्मी, मेरा शरई हक है। ज़ियान की बात तो अचपने में आई थी। अंगूठी पहनाते वक्त तुम्हें शरीयत याद नहीं आई थी? इस वक्त तुम खुद ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी शिज़ा को अंगूठी पहनाऊँगा, हालाँकि ना तुम्हारे वालिद इस हक़ में थे, ना एजाज़ भाई, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात को मुकद्दम रखा गया था। घर का बच्चा है, अपना खून होकर तुम ये रंग दिखा रहे हो, वो भी अब जब तुम्हारी शादी की बात चल रही है। इस लड़की से वादा कर चुका हूँ, ज़िया ने नज़र चुरा कर कहा। और जो वादा शिज़ा से किया, इसका क्या है? इसकी वादा ने बेटे को ताज्जुब से देखा था, आँखों में आँसू झलमिला रहे थे। अम्मी, मैं इंसाफ़ नहीं कर पाऊँगा शिज़ा से, इस लड़की की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, इतना आगे कि पीछे हट जाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस बार माँ का हाथ पकड़े रग भरे लहजे में से मिन्नत की थी। उन्होंने ज़ियान के हाथ से अपना हाथ झटके से पीछे किया था, फिर अपने आँसू पोंछकर कहने लगी, या तो तुम शिज़ा से शादी करोगे या फिर मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। मैं हरगिज़ किसी और लड़की को बहू नहीं बनाऊँगी। अपना हतमी फैसला सुनाकर वो जा चुकी थी। ज़ियान चकरा कर रह गया था, इसे लगा था कि माँ ज़रूर इसका साथ देंगी, लेकिन वो तो धमकी देकर जा चुकी थी। पूरी रात हब्स और गर्मी में गुज़री थी। पंखा मायरा ने बच्ची की जानिब कर दिया था। रात को तहज्जुद पढ़कर तस्बीहात करती रहीं। सुबह फजर के बाद शिद्दत से भूख का एहसास हुआ था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख के एहसास ने ये भी एहसास दिलाया वो खुद कमरे से बिला तकल्लुफ़ निकलकर खुद से नाश्ता बनाकर नहीं खा सकती थी। ये कौन सा इसका अपना घर था, इसलिए बस पानी के 2 गिलास भर के पी लिया और लेट गई। नींद आँखों में कहाँ से लाती, ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। फजर की नमाज़ के बाद वो कुछ देर सोई थी। सुबह 10 बजे इसे लगा जैसे दरवाज़ा बाहर से खुला हो। फिर दस्तक हुई। मायरा ने दरवाज़ा खोला तो ज़ुलेखा एक ट्रे में चाय और रग से प्लेट भरी ट्रे पर रखी थी। बस ये था नाश्ता। ज़ुलेखा ने एक संदूक पर ट्रे रखी और दोनों बच्चों को सोए देखकर बोली, अरे ये अभी तक सो रही है, उठाओ इन्हें, तुम्हारे साथ नहीं नाश्ता कर लें। मैं कहाँ बार-बार नाश्ता बनाकर लाती फिरूँगी। मायरा ने 1 कप चाय देखा, मतलब एक कप इन तीनों माँ-बेटियों की थी। भाभी आयज़ा मुनज़्ज़र चाय नहीं पीती, दूध पीती है। मायरा की बात सुनकर ज़ुलेखा ने चेयर पे मस्कानत सजाई और उसके पास बैठ गई। मायरा, अब तुमसे क्या छुपाना, अम्मार का काम इतना नहीं है। ओह! अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं नौफ़िल से कहूँगी बच्चों की ज़रूरत का सामान ला देगा। ये सुनकर ज़ुलेखा का चेहरा खिला था, फिर मसनूई ख़फ़ी दिखाने लगी। नहीं, रहने भी दो मायरा, वो क्या सोचेगा कि बड़े मान से अपने घर लेकर गई थी, नाश्ता भी ढंग का ना खिला सकीं। ऐसी बात नहीं है, वो ये क्यों कहेगा, लेकिन तुम्हारा नौफ़िल से बात करना तो मुनासिब नहीं है। कहो तो अम्मार इससे बात कर ले। जी, वो कह दें। मारा ने ट्रे अपने सामने रखकर बोली, ऐसा करो ये सब तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए दूध मँगवा लेती हूँ, फिर जो पैसे तुम्हारे देवर देगा इसमें से काट लूँगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। मायरा ने चाय के साथ बमुश्किल एक ही रक़्स लिया था। ज़रिए अब आज के बाद नाश्ते में ये रक़्स मत उठा कर लाया करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी कई बात याद आई कि इतना मान था होता अपने घर का, अपने शौहर का, कितनी आसानी से इसे ये कह देते थे कि इससे हर खाना और ये ना खाना, लेकिन किसी के रहमो करम पर जब रहना पड़े तो मुँह से कुछ माँगना नहीं होता। नौफ़िल रमशा के बारे में सोच रहा था जब वसी इससे मिलने आ गया। रमशा के वालिद की सारी बात नौफ़िल ने इससे बताई थी। बात तो कुछ ठीक ही कही है, अब वो अपने चचाज़ाद भाई के घर बैठ चुकी हैं, तो कोई हर्ज नहीं, इद्दत का वक़्त ही है, वहीं गुज़ारने दो। वसी की बात पर नौफ़िल ने गहरी साँस लेकर कहा, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मसला मेरा था तो मैं बाहर कहीं रह लेता, भाभी बच्चों के साथ घर पे ही रहती। मुझे वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। एक अकेली औरत का छोटी बच्चियों के साथ अकेले रहना भी मुश्किल है, जबकि सारा मोहल्ला ये जानता हो कि वो बेवा है। आम हालात में जिनके शौहर मुल्क से या शहर से बाहर रहते हैं, वो औरतें भी तनहा रहती हैं, क्योंकि सबको ये मालूम होता है कि मियाँ है, कभी भी आ सकता है। इसे मिलने-मिलाने में आने वाले मर्दों पर कोई नज़र नहीं रखता। सब ये समझते हैं कि कज़न होगा, देवर होगा, भाई होगा, लेकिन जब एक बेवा अलग रहती है तो लोगों की नज़रें बदल जाती हैं। लगाई जाती है कि मियाँ तो है ही नहीं, पता नहीं कज़न को घर पे क्यों बुला रखा है, देवर का इतना आना-जाना क्यों है।
इस गली में ऐसी बातें तो मेरी भाभी देखकर सारे मोहल्ले में फैलाने में सर फ़हरिस्त होंगी। तुम नहीं जानते नौफ़िल, बहुत बुरा समझा जाता है तुम्हारी अगर अमीषा से कमिटमेंट ना होती तो मैं तुम्हें यही मशवरा देता कि मायरा भाभी से निकाह कर लो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में रहकर बात करो वसी। वसी की बात अभी मुँह में ही थी कि नौफ़िल हत्थे से उकड़ गया। गुस्से से आँखें सुर्ख हुई थी। नौफ़िल मेरी बात समझने ओह शट अप! सोच भी कैसे सकते हो तुम? मेरी भाभी हैं वो, मेरे भाई की बीवी। मैं या तो इन्हें बहन समझ सकता हूँ या माँ। बस यही जज़्बात रख सकता हूँ इनके लिए। इसके अलावा दूसरी बात सोचना मुझे गुनाह लगता है। आज तो कह दिया तुमने, आइंदा कहा तो दोस्ती का लिहाज़ किए बिना मुँह तोड़ दूँगा तुम्हारा। वो इश्तिहार में बोल रहा था। वसी कुछ देर इसे देखता रहा। नौफ़िल भी इसी को घूर रहा था। वसी उठकर चला गया। जानता था कि नौफ़िल मज़ीद कुछ नहीं सुनेगा। अभी वसी की बात पर दिल जला रहा था जब अम्मार की कॉल आने लगी। दोनों मियाँ-बीवी ने ही एक से बढ़कर एक थे। नौफ़िल ने फ़ोन उठाया। जी कौन? नौफ़िल ने इसी सख्त लहजे में बोला। मैं अम्मार, मायरा का कज़न। जी कहिए। नौफ़िल ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए लहजे को मुतवाज़िन किया था। भाई की आँखें बंद होते ही कैसी आँखें बदली हैं मियाँ तुमने? ये मतलब भूलो कि मायरा और बच्चों का हक़ तुम्हें खाने नहीं दिया जाएगा। देखो मुझसे तमीज़ से बात करो, किसने खाया है हक़? अगर तुम ये समझ रहे हो कि जैसे तुम्हारी बीवी ने भाभी पर हावी होकर अपनी बात मनवाई थी, तुम भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ करोगे तो ये तुम्हारी भूल है। जिस लहज़े से वो बोला था अम्मार को अपना लहज़ा नरम करना पड़ा। वो मेरा इतना काम नहीं है कि मायरा के बच्चों के दूध और दूसरे अख़राजात उठा सकूँ। चलो मायरा तो मेरी बहन है लेकिन बच्चे तो तुम्हारे भाई के ना, इनके अख़राजात तुम पूरे करोगे। अम्मार की बात सुनकर वो चुप हुआ था। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था और वक़्त भी इतना नहीं गुज़रा था। कल ही तो गई थी वो। मेरी भाभी से बात करवाएँ। नौफ़िल इस शख़्स से बात नहीं करना चाहता था। क्यों करवा दूँ बात? गैर मर्द से बात नहीं कर सकती वो। कल आकर खर्चा दे जाना। अम्मार ये कहकर फ़ोन रख दिया। नौफ़िल ने भी फ़ोन साइड पे रख दिया था। शाम को ज़ुलेख़ा ने मायरा को एक सफ़ा हाथ में थमाया। ये क्या है भाभी? इसमें वो सब वज़ीफ़े लिखे हैं जो तुम रोज़ करोगी। तुम्हारी मियाँ को सवाब मिलेगा। और हाँ, कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मायरा वो पर्चा खोलकर देखने लगी। बहुत से वज़ाइफ़ और नवाफ़िल की तफ़सील थी। इतने के कई घंटे से शायद इसी से फुर्सत ना मिलती। मायरा ने पढ़ने शुरू कर दिए थे। अगले रोज़ दूध के पैक और हर वो चीज़ जो दोनों बच्चियाँ शौक़ से खाती थीं, लेकिन इनके घर चला गया। हमारा इस वक़्त घर पर ही था। इतना ढेर सारा सामान देखकर मुँह में पानी भर आया था। दोनों बच्चियाँ नौफ़िल को देखकर भागती हुई इसके पास आई थी, सीने लगी थीं। चाचू बाबा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? आयशा को अब हर पल ज़रिए आपकी याद सताने लगी थी। मैं जो आ गया हूँ, देखो ये सब तुम दोनों के लिए। अपने कमरे में रखना और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं जब अगली दफ़ा आऊँगा तो लेकर आऊँगा। क्या मतलब चाचू, आप हमें घर लेकर नहीं जाएँगे? हमें यहाँ नहीं रहना चाचू, यहाँ सब गंदा है, गर्मी है, हमें अपने घर जाना है। आयज़ा रोने लगी थी। नौफ़िल ने इसे अपने साथ लगा लिया। क्या जवाब देता कि इसी कोशिश में कि इन्हें घर ला सके। अरे बेटा जाओ, अनम के साथ जाकर खेलो, कितना प्यार करती है वो तुम्हें। अपने खिलौने भी तुम्हें दिए हैं। ज़ुलेख़ा ने आयज़ा को वहाँ से बाहर भेजना चाहा लेकिन नौफ़िल ने इसे अपनी गोद में बिठा लिया। जब तक मैं यहाँ हूँ बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, हो सके तो कुछ वक़्त में मुझे मेरे बच्चों के साथ अलग रहने दें। नौफ़िल के हक जमाते अंदाज़ में दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा था। देखो यार, मैं कभी यूँ तुम्हें फ़ोन ना करता, बस नौकरी पेशा बंदा हूँ, अपना ही घर लेकर चल सकता हूँ। माहिर का अपना कोई सगा नहीं है, इसलिए इस मुश्किल वक़्त में हम भी पीठ दिखा देते तो कौन पूछता इसे। हमारा बात संभालने की कोशिश कर रहा था। यही बात अगर आप फ़ोन पर इसी तरह से समझाते तो मैं भी समझ जाता। बहरहाल सिर्फ़ आइज़ा मुनज़्ज़ह भाभी भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं। नौफ़िल ने ये कह के जेब से पैसे निकाल के मार की तरफ बढ़ाए, जिसकी लालची आँखें नोट देखकर चमकी थी। जल्दी से पैसे उछल कर नौफ़िल के हाथ से लेकर गिनने लगा। 15,000 है, अगले माह इससे ज़्यादा दूँगा। ये पैसे भाभी के हाथ में दे दीजिएगा। नौफ़िल की बात ज़ुलेख़ा की मुस्कुराहट गायब हुई थी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, इसी का हक़ है, हमने क्या करने हैं। नोट गिनते हुए अम्मार ने कहा, फिर पैसे जेब में डालकर ज़ुलेख़ा से बोला, जाओ भई जल्दी से चाय बना कर लाओ नौफ़िल के लिए। ज़ुलेख़ा उठकर किचन में चली गई। अब अगर बुरा ना माने तो मैं बच्चों के साथ अकेला वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ, नौफ़िल ने बला तामुल कहा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। अमार भी ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। नौफ़िल ने मुनज़्ज़ा को भी गोद में ले लिया। सब बताओ क्या-क्या लाकर दूँ तुम दोनों को? नौफ़िल दोनों से पूछने लगा। चाचू मुझे डॉल चाहिए, सबसे पहले आयज़ा ने फ़रमाइश की थी। और मेरी मुन्नी को क्या चाहिए? नौफ़िल ने मुनज़्ज़ा के सर पर चूमते हुए पूछा। बाबा चाहिए, बाबा ला दो ना चाचू, मुझे बाबा चाहिए। मुनज़्ज़ा ने बड़ी आस भरी नज़रों से कह कर जैसे नौफ़िल के दिल को तड़पा के रख दिया था। आँखों के सामने वही मंज़र सा आने लगा। रोड क्रॉस करना, बिल्ली के बच्चे को पाँव में उलझना, सामने से तेज़ रफ़्तार से गाड़ी का आना, दरियाब का पुकारना, फिर एक धक्का।
इस एक धक्के ने मुनज़्ज़र से इसके बाबा को बहुत दूर कर दिया था। इसने बेख्तियार दोनों को सीने से लगाकर खींचा था। काश कि तुम्हारे बाबा को लाकर दे सकता, अगर अपनी जान की कीमत भरकर ला सकता तो बिना सोचे कर गुज़रता। इसके बाद दोनों बच्चे कहाँ समझ सकती थी, लेकिन अपने चचा को रोता देखकर बेचैन हुई थी। फिर इसके आँसू पोंछने लगी। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा, फिर तुम लोग मेरे साथ चलना, हम घूमने जाएँगे, पूरा दिन साथ गुज़ारेंगे, ठीक है? चाचू हमें अभी साथ ले जाओ ना। आयज़ा का दिल नहीं लग रहा था, अभी नहीं ले जा सकता लेकिन बहुत जल्द ले जाऊँगा। आयज़ा मम्मा का ख़्याल रखना, अब मैं जाऊँगा। ये कहकर नौफ़िल खड़ा हो गया। ज़ुलेख़ा चाय बिस्किट लेकर अंदर दाख़िल हुई थी। नौफ़िल को खड़ा देखकर बोली, चाय तो पीकर जाओ। नहीं, चाय पीकर ही आया था, फिर आऊँगा, भाभी का ख़्याल रखिएगा। ये कहकर वो वापस चला गया। ज़ुलेख़ा ने जल्दी से चाय की ट्रे सामने टेबल पर रखी और दूध के डिब्बों का कार्टन और बिस्किट और बाकी सारा सामान देखने लगी। अरे वाह! अरे वाह! पूरा महीना बड़े सुकून से गुज़रेगा। चेहरा जैसे खिलसा गया था। इसकी बेटियाँ भी वहीं आ गई, बिस्किट के पैकेट निकालने कर खाने लगी। ये तो मेरे चाचू लाए, ये हमारा आयज़ा बोल उठी थी। ए चुप, कैसी बदतमीज़ हो, सुबह से हमारा खा रही हो और 4 चीज़ें चाचू क्या दे गया, फ़ौरन से ज़बान चलने लगी है। ज़ुलेख़ा ने पूरी आँखें निकाल कर गुस्से से आयज़ा को टपटा था, वो सहम सी गई। मायरा को कानो कान खबर नहीं होती कि नौफ़िल कब आया था, क्या लाया था। पैसे अम्मार की जेब में ऐसे गए कि वापसी नहीं निकले थे। सामान ज़ुलेख़ा ने अपने कमरे में रख दिया। मायरा के लिए वही नाश्ता था, चाय और रस। अलबत्ता बच्चों को दूध के साथ एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता था और मायरा को ज़ुलेख़ा ने ये बताया कि नौफ़िल तो बस बच्चों से मिलकर ही चला गया। ये तो अम्मार ही ने ख़्याल किया कि मेरी बहन की बच्चियाँ हैं, यतीम के सर पर हम हाथ नहीं फेरेंगे तो कौन रखेगा। ज़ुलेख़ा ऐसे दिल चीरने वाले जुमले बोलने से सोचती तक नहीं थी, या शायद जानबूझकर कहती थी। वक़्त गुज़रने लगा था। नौफ़िल हर हफ़्ते बच्चों को साथ ले जाता, इनके मुँह से निकली हर चीज़ इन्हें लेकर देता था। लेकिन नौफ़िल के साथ जाने से पहले ज़ुलेख़ा आयज़ा सख्ती से ये कहती थी कि वो अपने चाचू से कोई बात नहीं करेगी, वरना वो इसे दोबारा चाचा के साथ जाने नहीं देगी। आयज़ा छोटी बच्ची थी, इसलिए नौफ़िल से कोई बात नहीं करती थी। 1 माह बाद नौफ़िल ने 40,000 अम्मार को दिए थे। मैंने भाई की दुकान किराए पे दे दी है, क्योंकि इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं कैसे हिसाब कर सकता हूँ। इस किराए का हक़ भाभी का है। कुछ पैसे जो मैं दे सकता था वो मैंने दे दिए और ये सामान भी लाया हूँ। इन शॉपिंग बैग में बच्चों के कपड़े हैं। भाभी से पूछ लीजिएगा, इन्हें जो चाहिए मैं ला दूँगा। नौफ़िल के जाने के बाद तो ज़ुलेख़ा और अम्मार की खुशी काबिल-ए-दीद थी। अगले रोज़ रात को सबके सामने पहली बार शीज़ा ने सबको मुख़ातिब करके कहा कि अगर ज़ियान इसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, तो वैसा ज़बरदस्ती का रिश्ता हरगिज़ नहीं जोड़ना चाहेगी। ये कहकर इसने अंगूठी उतार कर सबके सामने रख दी और ख़ुद वहाँ से चली गई। गफ़्फ़ार को बेटे पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मज़ीद अब कुछ कहने सुनने को बचा नहीं था। अज़रा और एजाज़ ने आनन-फ़ानन बेटी का रिश्ता तय किया था। न लड़के की ज़्यादा छान-बीन करवाई, ना ही ख़ानदान के बारे में पूछ-गछ की। बस चाहते थे कि शीज़ा की शादी ज़ियान से पहले कर दी जाए और अपने घर रुख़सत हो जाए। आमिर के साथ ही शीज़ा की शादी भी तय कर दी गई थी। ससुराल ख़ासा बड़ा था, 3 नंदे, 4 देवर। शीज़ा ही सबसे बड़ी जगह जा रही थी। बड़ी बस एक बड़ी नंद शादीशुदा थी। 1 माह तक ज़ियान अपनी वालिदा को मनाता रहा कि वो फ़ीरा के घर इसका रिश्ता लेकर जाए, लेकिन वो नहीं मान रही थी। अम्मी, अब तो शीज़ा का रिश्ता तय हो चुका है, चंद माह में इसकी शादी भी हो जाएगी। तुमने बहुत दिल दुखाया मेरा, हीरे जैसी मेरी बच्ची थी, तुम्हारे इनकार की वजह से गैरों में जा रही है और तुम पता नहीं किस किस्म की लड़की को मेरे सर थोपना चाहते हो। ज़ियान की वालिदा को बेटे की कम अक्ली पे गुस्सा हुआ था, कंबली से अफ़सोस हुआ था, लेकिन आखिर इन्हें बेटे की ज़िद पर हार मानकर जाना ही पड़ा। ना तो इन्हें अफ़ीरा एकांक भाई थी, ना ही इसके घर का माहौल पसंद आया था, लेकिन बेटे की ज़िद के आगे जैसे हार सी गई थी। अकेली ही आई थी। अफ़ीरा को बस अंगूठी पहनाकर बात पक्की कर दी थी। शादी 6 माह बाद करने का इरादा था। अफ़ीरा की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। ना सास के बिगड़े मूड का ख़्याल था, ना किसी बेगुनाह के दिल टूटने का मलाल। अंगूठी देखकर ही माँ-बेटी निहाल हुई जा रही थी, जो पूरे चापे 1 तोले की थी जो पूरे 1 तोले की थी। ज़ियान भी खुश था। माँ-बाप का दिल किस कदर मख़ूम था, इसे कोई परवाह नहीं थी।
शादी के बाद आफ़रीन ने मज़हर को खुद इजाज़त दी थी कि वो मारिया के साथ रात गुज़ार सकता है, इसे कोई शिकायत नहीं होगी। एक रात वो सो रही थी जब बेतहाशा शोर और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। यूँ लग रहा था कोई भौचाल आ गया हो। काँच टूटने की आवाज़, माहिरा के चिल्लाने की, मज़हर का लहज़ा भी बुलंद था। आफ़रीन एकदम किसी करंट की मानंद खड़ी हुई थी। कमरे से बाहर आए तो सामने माहिरा के कमरे से शोर उठ रहा था। बहुत से मुलाज़िमीन भी उठ चुके थे। ऊपर के ज़ेनिये पे खड़े थे। शायद आफ़रीन की तरह किसी की हिम्मत नहीं थी कि मारिया के कमरे के पास जाएँ। कमरे से बहुत ऊँची आवाज़ें आ रही थी। मैं कहती हूँ मज़र तलाक दो इसे अभी मेरे सामने। आफ़रीन ने एक नज़र मुलाज़िमीन पर डाली और फिर नज़रें झुका ली। घर के नौकरों के सामने अपनी हित्तक सी महसूस होने लगी। वापस कमरे में आकर बैठ गई। काँच टूटने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। आफ़रीन का जी चाहा कि इस वक़्त यहाँ से निकल जाए, किसी दारुल अमान में जाकर बस जाए। बेख्तियार रोने लगी थी कि ये अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। मज़हर के सर से खून बह रहा था, जिसे वो टिश्यू से साफ़ कर रहा था। आफ़रीन इसे देखकर अपना गम व गुस्सा भूल बैठी थी। तेज़ी से इसके पास बैठने लगी। वो पूरी तरह इसे हाँफ रहा था। कमरे का दरवाज़ा बंद किया। इस वक़्त आफ़रीन भी इसके पास पहुँच गई थी। उफ़ मेरे खुदाए! कितना खून बह रहा है मज़हर। आफ़रीन ने जल्दी से अपना दुपट्टा इसके सर के ज़ख़्म पे रखा था। खुद भी रोने लगी थी। पागल हो गई मारिया को समझ नहीं आता कैसे समझाऊँ उसे। पूरा कमरा काँच से भर चुका है, हर चीज़ टूट चुकी है। मज़हर मुतफ़क्किर सा हुआ था। मारिया ने आपको मारा है? इसने दिलगरफ्तगी से पूछा। जब गुस्से में होती यूँ ही करती है, जो हाथ में आता है मारने लगती है। बड़ी मुश्किल से इसे नींद का इंजेक्शन लगा कर आया हूँ। अब सो चुकी है। आया कमरा साफ़ कर रही है। काँच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। आफ़रीन इसका हाथ पकड़ा और बेड पे बिठा दिया। फिर बाहर एक मुलाज़िम को बुलाकर एडब्लॉक्स मँगवाया। इसके सर पर बैंडेज भी की। रात को वो इसी के पास ही सो गया। अगले रोज़ शाम को आफ़रीन खुद से मारिया के कमरे में गई थी, इस बात की परवाह किए बगैर कि मारिया इसके साथ क्या सलूक करेगी। ना दरवाज़े पे दस्तक दी, ना इजाज़त तलब की। अंदर दाखिल हुई तो एक दुबली पतली-सी लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी। बाल खुले हुए थे, बस शोल्डर तक ही थे। ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई थी। आफ़रीन धीरे-धीरे से चलती हुई इसके अकब में खड़ी हो गई। सामने खिड़की से बाहर देखा जहाँ मारिया देख रही थी। सामने वाले बंगले में छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। हेलो मारिया, आफ़रीन ने इसे पुकारते समय पलटकर इसे देखा। बड़े खूबसूरत नकोश की मालिक थी वो, लेकिन रंगत पीली पड़ चुकी थी। आँखों के नीचे गहरे हल्के थे, लाखर सा चेहरा था और कमज़ोर सा वजूद। कौन, जो तुम नई मुलाज़िमा? मारिया ने इसे सर से पैर तक देखकर कहा, जो कहीं से भी मुलाज़िमा नहीं लग रही थी। नई मुलाज़िमा नहीं हूँ, दोस्त हूँ आपकी, अगर आप समझे तो। ये कहकर आफ़रीन इसके बराबर में खड़ी हो गई। सामने बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखने लगी। 4-5 बच्चे मिलकर खेल रहे थे और सभी तकरीबन 5 से 7 साल की उम्र के थे। ये जो रेड शर्ट वाला है, मुझे लगता है ये जीतेगा। आफ़रीन ने एक फिर फुर्तीले बच्चे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। मारिया भी दोबारा वहीं देखने लगी। नहीं, वो नीली शर्ट वाला जीतेगा, पहले भी इसने 2 गोल किए हैं। बड़े नॉर्मल अंदाज़ से वो बताने लगी। और वो जो सफ़ेद शर्ट वाला है, वो बेईमानी कर रहा है। लाल शर्ट वाले को आँख भी मारा था कुछ देर पहले। मारिया की बात वो हैरत से मुस्कुराई थी। बच्चे ख़ासे फ़ासले पे थे, चेहरे भी सही से नहीं दिख रहे थे। इतनी दूर से आपने कैसे देख लिया? आफ़रीन को वाक़ई हैरत हुई थी। मारिया मारिया मुस्कुराने लगी। फिर एक साइड टेबल से एक दूरबीन पकड़कर आफ़रीन को दिखाए। ये यहाँ देखो, तुम्हें साफ़ नज़र आएगा। बड़े दोस्ताना अंदाज़ से मारिया ने इसे दूरबीन दी थी। आफ़रीन ने पकड़ ली, फिर दूरबीन से देखने लगी। वाक़ई सफ़ेद शर्ट वाला लाल शर्ट वाले के साथ मिला हुआ था। कोशिश यही थी कि नीली शर्ट वाले बच्चे को हरा दे, लेकिन जब नीली शर्ट वाले ने फिर से गोल किया तो मारिया तालियां बजाने लगी। आफरीन ने भी हंसते हुए इसके दूरबीन से पकड़ाई थी। वाकई जीत हमेशा सच की होती है। आफरीन को मारिया गौर से देखने लगी। तुम कौन हो? पड़ोस से आई हो? मेरे कमरे में तुम्हें आने किसने दिया? या तो कोई नहीं आता सिवाय आया के और मजहर के। मारिया अब इसकी तफ्तीश पर उतर आई थी। मुझे इन बच्चों में से ब्लू शर्ट वाला बिल्कुल आपकी तरह लगा। अगर आपका कोई बेटा होता बिल्कुल वैसा ही होता। आफ़रीन मौज़ू बदल गई थी। अच्छा, सच में मेरा बेटा वैसा होता? वो बड़े इश्तियाक से कहकर दोबारा से दूरबीन पकड़े इस बच्चे को देखने लगी। काफ़ी देर देखती रही। वाक़ई तुम सच कह रही हो, इसकी आँखें मुझसे मिलती हैं, बालों का रंग भी मेरे रंग जैसा है। मेरा अबान होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। लेकिन मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? मैं बाँझ हूँ। बाँझ औरत इस बंजर ज़मीन की तरह होती है, जो कभी ज़रख़ेज़ नहीं हो सकती। ये कहकर इसने गुस्से से दूरबीन साइड टेबल पर रखी और इस बार गुस्से से पलटी थी। कौन कहता है कि आप 5 हैं? आफ़रीन ने इससे पूछा। लोग कहते हैं, डॉक्टर भी ये कहते हैं। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश भी तो ख़त्म को
तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश भी तो ख़त्म को की जाए, लेकिन नहीं, मेरे अंदर ये ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी आग की तरह मेरा जी चाहता है मेरा भी बच्चा हो, लेकिन हो नहीं सकता। इसलिए मैंने मज़े से दूसरी शादी का भी कह दिया, इससे वादा लिया है। अब इसने शादी भी कर ली है, मुझे इसकी बीवी से नफ़रत है। मैं मोहब्बत हूँ मज़हर की, बीवी हूँ उसकी, फिर वो क्यों उसके पास जाता है? इतना कहकर वो चुप हुई थी। फिर से बड़े गौर से आफ़रीन को देखने लगी। इस बार आफ़रीन को उसकी आँखों से खौफ़ आया था। मारिया ने उँगली उठाकर आफ़रीन की तरफ के की। तुम बीवी हो ना मज़हर की? दूसरी बीवी आँखों में एकदम खून-सा उतर आया था। जी, आफ़रीन ने इतराफ़ किया। अगले पल मारिया ने इस्तेमाल में आकर वही दूरबीन उठाई और निशाना आफ़रीन के सर की तरफ बाँधा था। शीज़ा भी रुखसत होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। घर सूना-सूना सा हो गया था। दोनों देवरानी-जेठानी में कशीदगी सी हो गई थी। वो मोहब्बत नहीं और इत्तेफ़ाक भी नहीं रहा था, जो कभी हुआ करता था। लेकिन दोनों भाई अब भी अच्छे से मिलते थे। एजाज़, गफ़ार के रवैये में फ़र्क नहीं आया था। दूसरी तरफ शीज़ा को कमरे तक बड़ी नंद लेकर गई थी। शीज़ा को कमरे में बैठे अभी कुछ ही वक़्त हुआ था जब इसकी बड़ी नंद अंदर दाख़िल हुई थी। शादीशुदा थी। इरफ़ान तो बहुत देर से आएँगे शायद, सब दोस्त इसे लेकर बैठे हैं, तुम थक गई होगी। सुसरा कर ये कहा और अलमारी खोलकर एक सादा सा जोड़ा निकाल कर बेड पे रख दिया और खुद भी बेड पर टाँग पे टाँग रख कर बैठ गई। जाओ कपड़े बदल कर आओ अपने। शीज़ा को नंद का लहज़ा और बात कुछ अजीब सी लगी थी। जिसके लिए सजी-सवरी थी इसने तो देखा तक नहीं था, फिर कपड़े बदलने का क्या जवाज़ था। वो मुतज़िब सी वैसी ही बैठी रही। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ जाकर कपड़े तब्दील करो। इस बार वो सख्ती से बोली। शीज़ा उठकर कपड़े खड़ी हो गई। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने ज़ेवरात उतारने लगी। बड़ी नंद तब तक कमरे से नहीं निकली तब जब तक इसके मेकअप तक ना धुलवा नहीं दिया, कपड़े बदलवाए नहीं। जब इरफ़ान कमरे में आया तो दुल्हन एक सादे से लिबास में मलबूस थी, लेकिन वो शायद जानता था इसलिए ना बहुत देर था, ना ही ये पूछा कि किससे पूछ के ये सब बदला है। बस इसके सामने बैठ गया। अच्छा हुआ आपा ने तुम्हारा हुलिया तो बदला, सख्त चिढ़े मुझे भारी कम लिबास और तैयाशिया लड़कियों से। ये पहली बात थी जो शीज़ा ने इसके शौहर ने की थी, वो तो नज़र उठाकर भी देख ना पाई थी। देखो मेरे वालिद तो है ही नहीं, इसलिए वालिदा ही घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं तुम्हें इनकी किसी बात से इनफ़ार का इनकार करते ना देखूँ। इनकी हर बात को हुर्फ़ आख़िर समझकर पूरा करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह बड़ी आपा भी बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। बाकी सब मुझसे छोटे हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए तुम पर भी बड़ी बहू होने के नाते बहुत से फ़राइज़ लागू होते हैं। सुबह 9 बजे उठ जाते हैं, इनके उठने से पहले तुम मुझे कमरे से बाहर नज़र आओगी। सब बहन-भाई है, जवान है, इसलिए बेशर्मों की तरह कमरा बंद किए मत बैठी रहना। हमारे घरों में ये बातें बहुत बुरी समझी जाती हैं। अजीब लहज़ा था, अजीब अंदाज़, वो यूँ बात कर रहा था जैसे वो एक रात दुल्हन ही ना हो। वो गुमसुम बैठी सुन रही थी। शौहर ने ना एतमाद दिया था, ना मोहब्बत, बस शादी के नाम पर सिर्फ़ हक़ अदा किया था।